स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री आर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल को समझेंगे। ये सभी सवाल आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर रेलवे एनटीपीसी एम ग्रुप डी के लिए। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और आज का पहला सवाल है, इनमें से कौन सा घर्षण बहुत कम समय के लिए होता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा घर्षण बहुत कम समय के लिए या फिर बहुत क्षणिक होता है। तो सीमांत घर्षण जो होता है बहुत कम समय के लिए होता है या फिर बहुत क्षणिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमांत घर्षण। देखिए, सीमांत घर्षण जो है स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान होता है और सीमांत घर्षण के कारण ही कोई वस्तु जो होती है अपनी गति अवस्था में आ पाती है। मान लीजिए अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसे गति अवस्था में लाने का कार्य जो होता है सीमांत घर्षण के द्वारा ही होता है। तो सीमांत घर्षण जो होता है बहुत कम समय के लिए होता है या फिर बहुत क्षणिक होता है। अगला सवाल है, इनमें से किस में सत्संजक बल सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से किस में सत्संजक बल की वैल्यू जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। तो सत्संजक बल की सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होती है ठोस में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस में। देखिए, सत्संजक बल जो है एक प्रकार का आकर्षक बल है जो एक ही प्रकार के दो पदार्थों के अणुओं के बीच लगता है। तो सत्संजक बल की सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होती है ठोस में होती है और सबसे कम वैल्यू जो होती है इसकी गैस में होती है। तो सत्संजक बल सबसे कम जो होता है गैस में होता है और ठोस में जो है इसका मान सबसे ज़्यादा होता है। अगला सवाल है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग कहलाता है। तो आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग जो कहलाता है द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को जो है ए से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि ए बराबर पी प्लस एन होता है। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग जो कहलाता है द्रव्यमान संख्या कहलाती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों कण जो होते हैं परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं और ये दोनों ही कण जो होते हैं अस्थायी कण होते हैं। यानी कि ये दोनों कण परमाणु के नाभिक को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते हैं। परमाणु जो होता है मुख्य रूप से तीन कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों कण तो जो होते हैं परमाणु के नाभिक में होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर जो है चक्कर लगाता है, इसलिए इसे जो है गतिशील कण भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है एक गतिशील कण है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग जो कहलाता है द्रव्यमान संख्या कहलाती है और द्रव्यमान संख्या को हम इसे प्रदर्शित करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से घर्षण को कम किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से किसकी सहायता से घर्षण को कम किया जा सकता है। स्नेह का प्रयोग करके, बॉल बेरिंग के द्वारा, पॉलिश के द्वारा या फिर उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देखिए, स्नेह का प्रयोग करके जो है घर्षण को कम किया जा सकता है। ऑयल, ग्रीस, मोबिल इन सब का प्रयोग जो होता है स्नेह के रूप में घर्षण को कम करने के लिए होता है। बॉल बेरिंग के द्वारा भी जो है हम घर्षण को कम कर सकते हैं। बॉल बेरिंग जो होता है सर्पिल घर्षण को लोटनी या फिर रोलिंग घर्षण में कन्वर्ट करके घर्षण को कम कर देता है। पॉलिश के द्वारा भी जो है हम घर्षण के मान को आसानी से कम कर सकते हैं। तो इन सभी के द्वारा जो है हम घर्षण को कम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, सोडियम और पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं। तो आपको बताना है कि सोडियम और पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करके इन चारों में से कौन सी गैस बनाते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करके जो है हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस। सोडियम और पोटेशियम जल के साथ जो है बहुत अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए दुर्घटनाओं से बचने के लिए इन दोनों को जो होता है कैरोसिन तेल में या फिर मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करके जो है हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस की जो खोज की थी हेनरिक कैवेंडिश ने जो है हाइड्रोजन गैस को खोजा था। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों ऐसी धातुएं हैं जो बहुत ही मुलायम होती हैं, इसलिए इनको सामान्य अवस्था में चाकू से काटा जा सकता है। अगला सवाल है, झूला झूलते वक्त एक व्यक्ति के स्थान पर अगर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बताना है कि झूला झूलते समय एक व्यक्ति के स्थान पर अगर दो व्यक्ति बैठ जाए तो इसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस स्थिति में आवर्तकाल जो होता है हमेशा अपवर्तित रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर्तकाल अपवर्तित रहेगा, क्योंकि आवर्तकाल जो होता है वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु की लंबाई और गुरुत्व त्वरण जी पर जो है निर्भर रहता है। आवर्तकाल का द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं होता है, यानी कि आवर्तकाल जो होता है वस्तु के द्रव्यमान और भार पर निर्भर नहीं करता है। मान लीजिए झूलते वक्त एक व्यक्ति का आवर्तकाल जो है 4 सेकंड है। अगर दूसरा व्यक्ति झूले पर बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल भी 4 सेकंड ही होगा, यानी कि भार बढ़ने पर भी आवर्तकाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले भी उसका झूले का आवर्तकाल 4 सेकंड था, वजन बढ़ने के बाद भी उसका आवर्तकाल 4 सेकंड ही रहेगा। यानी कि
कि भार बढ़ने पर आवर्तकाल में किसी भी प्रकार का चेंज या परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि आवर्तकाल जो होता है केवल लंबाई और गुरुत्वाकर्षण जी पर निर्भर रहता है और यह वस्तु के भार या फिर द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता है। आवर्तकाल का जो मात्रक होता है सेकंड इसका मात्रक होता है और आवर्तकाल को जो है टी से दर्शाया जाता है। अगला सवाल है, किसी वस्तु को ठंडा करने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको बताना है कि अगर हम किसी वस्तु को ठंडा करते हैं तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, बढ़ जाता है, शून्य हो जाता है, ये आपको बताना है। तो किसी वस्तु को ठंडा करने पर जो होता है उसके पृष्ठ तनाव जो होता है बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। देखो, वस्तु को ठंडा करने पर पृष्ठ तनाव जो होता है बढ़ जाता है और वस्तु गाढ़ी होकर जो है गाढ़ी हो जाती है, यानी गाढ़ी हो जाती है। जैसे दूध को ठंडा करने पर उसका पृष्ठ तनाव जो होता है बढ़ जाता है और दूध में मलाई के बनने के कारण जो है दूध गाढ़ा हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम किसी वस्तु को गर्म करें तो उसका पृष्ठ तनाव जो होता है कम हो जाता है और वस्तु पतली होकर फैलने लगती है। और यही कारण है कि सूप जो होता है गर्म करने पर उसका पृष्ठ तनाव जो होता है कम हो जाता है, जिस कारण वह पतला होकर हमारी संपूर्ण जीभ पर जो है फैल जाता है और इसलिए गर्म सूप जो होता है स्वादिष्ट या फिर टेस्टी होता है। तो किसी वस्तु को गर्म करने पर उसका पृष्ठ तनाव जो होता है हमेशा कम हो जाता है और वस्तु जो है पतली होकर फैलने लगती है। और अगर वस्तु को हम किसी वस्तु को ठंडा करते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव जो होता है बढ़ जाता है और वस्तु जो होती है गाढ़ी हो जाती है। अगला सवाल है, सोल्डर आयरन किस धातु का मिश्रण है। तो आपको बताना है कि सोल्डर आयरन इनमें से किस धातु का मिश्रण है। तो सोल्डर आयरन जो है लेड और टिन का मिश्रण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेड और टिन। देखिए, इस लेड के स्थान पर कई बार आपको शीशा भी दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है। तो सोल्डर आयरन जो है एक मिश्र धातु है और इसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत कम होता है। इसका प्रयोग जो होता है इलेक्ट्रॉनिक सामानों में तारों को जोड़ने, टाका मारने और धातुओं को जो है आपस में जोड़ने के लिए होता है। इसमें जो होता है लेड का प्रतिशत जो होता है सोल्डर आयरन में जो होता है 62% इसमें लेड होती है और 38% जो होती है इसमें टिन होती है। तो सोल्डर आयरन जो है लेड और टिन का एक मिश्र धातु है। अगला सवाल है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य किससे मापा जाता है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से प्रकाश का तरंगदैर्घ्य किससे मापा जाता है। तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंगस्ट्रॉम। क्यूसेक से जो है नदी के बहाव को मापा जाता है। डॉप्सन से जो है ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है और मैक से जो है विमानों की गति को मापा जाता है। तो चारों आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, वह कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से वह कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में या फिर लिक्विड फॉर्म में होती है। देखिए, एक आदर्श कमरे का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 26 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। तो आपको पूछा जा रहा है कि वह कौन सा धातु है जो 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच जो है लिक्विड फॉर्म में या फिर द्रव अवस्था में होती है। तो मरकरी धातु जो होती है कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी को पारा या फिर पारद भी कहा जाता है। इसका संकेत जो होता है Hg जो है इसका संकेत होता है और मरकरी यानी कि पारा जो होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है जमना चालू हो जाता है, यानी कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है -39 डिग्री जो है इसका फ्रीजिंग पॉइंट या फिर हिमांक बिंदु होता है। मरकरी का प्रयोग जो होता है थर्मामीटर, बैरोमीटर और सिंदूर निर्माण में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली गैस जो होती है मरकरी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मरकरी। अगला सवाल है, बैलिस्टिक मिसाइल इनमें से किसका एक उदाहरण है। तो आपको बताना है कि बैलिस्टिक मिसाइल इनमें से किसका एक उदाहरण है। सबसोनिक का है, सुपरसोनिक का है या फिर हाइपरसोनिक का है। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है हाइपरसोनिक का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक की स्पीड जो होती है ध्वनि की चाल से 5 गुना ज़्यादा होती है, यानी कि ध्वनि की जो चाल होती है उससे 5 गुना ज़्यादा जो चाल होती है हाइपरसोनिक की होती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है हाइपरसोनिक का एक उदाहरण है। अगला सवाल है, आदमी की चाल निम्न में से किस तरह का एक उदाहरण है। तो आपको बताना है कि आदमी की चाल निम्न में से किस तरह का एक उदाहरण है। तो आदमी यानी कि मनुष्य की चाल जो है अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंग। देखिए, अनुप्रस्थ तरंगों को चलने के लिए या फिर गमन करने के लिए ठोस, द्रव, गैस जैसे इन माध्यमों की ज़रूरत होती है। तो मनुष्य जो होता है ठोस यानी कि ज़मीन को माध्यम बनाकर चलता है। इस कारण मनुष्य की गति जो होती है अनुप्रस्थ गति होती है। तो आदमी की चाल जो है अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण है। अगला सवाल है, अगर किसी प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा जाए तो किस रंग का विचलन सर्वाधिक होगा। तो आपको बताना है कि अगर हम किसी प्रिज्म से प्रकाश को गुजारते हैं तो इनमें से किस रंग का विचलन सबसे सर्वाधिक होगा, यानी कि कौन सी
किरण है, यानी कि कौन सा रंग है जो अपने मार्ग से सबसे ज़्यादा भटकेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैगनी रंग। देखिए, जब भी हम किसी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी कि जब भी प्रकाश को किसी प्रिज्म से हम गुजारेंगे तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इन 7 रंगों में सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है बैगनी रंग का विचलन होता है, और सबसे कम विचलन जो होता है लाल रंग का विचलन होता है। ज़्यादा विचलन के कारण जो है बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है बहुत कम होता है। इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है 3900 एंगस्ट्रॉम जो है बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य होता है। तो अगर किसी प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा जाता है तो बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होगा और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्र को मापा जाता है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को किससे मापा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र को जो मापा जाता है फ्लैक्सोमीटर से चुंबकीय क्षेत्र को मापा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लैक्सोमीटर। पायरोमीटर से जो है बहुत उच्च ताप मापा जाता है, यानी कि सूर्य का ताप जो मापा जाता है पायरोमीटर के द्वारा ही मापा जाता है। टैकोमीटर से जो होता है विमानों की गति और नावों की गति को, यानी कि मोटर नाव की गति को टैकोमीटर से मापा जाता है। और विस्कोमीटर से द्रव्य की सांद्रता को मापा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए कि विस्कोमीटर से क्या मापा जाता है। तो द्रव्य की सांद्रता जो होती है विस्कोमीटर से मापी जाती है। फ्लैक्सोमीटर से जो है चुंबकीय क्षेत्र को मापा जाता है, और पायरोमीटर से जो है बहुत उच्च ताप को मापा जाता है, और टैकोमीटर से वायुयान की गति और मोटर नाव की गति को मापा जाता है। तो चारों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, कोबाल्ट 60 किन किरणों का उत्सर्जन करता है। तो आपको बताना है कि कोबाल्ट 7 इनमें से किन किरणों का उत्सर्जन करता है। अल्फा का करता है, बीटा का करता है, या फिर गामा का करता है। तो कोबाल्ट 60 जो होता है गामा किरण का उत्सर्जन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरण। देखिए, गामा किरण जो होती है बहुत शक्तिशाली होती है, इसलिए इनकी भेदन क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। तो कोबाल्ट 60 जो होता है गामा किरण का उत्सर्जन करता है। अगला सवाल है, ब्रॉन्ज में टिन का प्रतिशत कितना होता है। तो आपको बताना है कि ब्रॉन्ज धातु यानी कि जिसे हिंदी में कांसा धातु कहते हैं, इसमें टिन का प्रतिशत कितना होता है। तो ब्रॉन्ज में जो है टिन का प्रतिशत जो होता है 12% होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12%। देखिए, ब्रॉन्ज धातु जो है एक मिश्र धातु है जो कॉपर और टिन से मिलाकर बनाई जाती है। इसमें कॉपर का प्रतिशत जो होता है 88% इसमें कॉपर होती है, और टिन का प्रतिशत जो होता है 12% इसमें टिन होती है। इसका प्रयोग जो होता है जहाज़ के पंख बनाने में, यानी कि प्रोपेलर बनाने में, बेरिंग बनाने में और मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। इसके अलावा ब्रॉन्ज धातु का प्रयोग जो होता है खाने के बर्तन बनाने में, आभूषण बनाने में और सिक्के बनाने में जो है ब्रॉन्ज धातु या फिर कांसा धातु का प्रयोग होता है। तो ब्रॉन्ज धातु जो है में जो होता है टिन का प्रतिशत जो होता है 12% होता है, और कॉपर का प्रतिशत जो होता है इसमें 88% इसमें कॉपर होती है। अगला सवाल है, चांदी के बने आभूषणों को लंबे समय तक हवा के संपर्क में रखा जाए तो उनका रंग हो जाता है। तो आपको बताना है कि चांदी से बने आभूषणों को अगर हम लंबे समय तक हवा के संपर्क में रखें तो उनका रंग हो जाता है, काला हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, पीला हो जाता है, या फिर नीला हो जाता है। तो चांदी से बने आभूषण को अगर हम लंबे समय तक हवा के संपर्क में रखें तो इनका रंग जो हो जाता है काला हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काला हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।